शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाले मास्टर शिव कुमार जी ने अपना पूरा जीवन ईमानदारी और सादगी में बिताया। उनकी पत्नी के देहांत के बाद उनके 3 बेटे आदर्श, विकास और नितेश अपने अपने परिवार के साथ उन्हीं के बनाए मकान में रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ बेटों के दिलों में पिता के लिए सम्मान की जगह बोझ की भावना ने ले ली थी। शिव कुमार जी को अक्सर खांसी उठती थी, जिससे बड़े बेटे आदर्श की नींद खराब होती थी। मंझला बेटा विकास पिता के खाने के खर्च को लेकर हमेशा अपनी पत्नी के साथ बुदबुदाता रहता था। सबसे छोटा बेटा नितेश तो उनसे बात तक करना पसंद नहीं करता था। शिव कुमार जी को अपनी ही मेहनत से बनाए घर में एक फालतू सामान की तरह महसूस होने लगा था। एक दिन शिव कुमार जी ने अपने एक पुराने मित्र जो वकील थे उनसे मुलाकात की और घर लौटकर एक भारी भरकम लकड़ी का संदूक अपने कमरे में रखवा लिया। उन्होंने मोहल्ले में यह बात फैला दी कि उन्होंने अपनी दूर की पुश्तैनी जायदाद बेचकर सारा पैसा और जेवर इस संदूक में रख लिए हैं। यह खबर सुनते ही घर का नज़ारा बदल गया। आदर्श की पत्नी रोज सुबह उनके लिए गरम नाश्ता बनाने लगी। विकास अब घंटों उनके पास बैठकर उनकी बीमारी का हाल पूछता। नितेश जो कभी पास नहीं आता था, अब उनके कमरे में नया एयर कूलर लगवाने की बातें करने लगा। सबका लक्ष्य एक ही था, उस संदूक की चाबी जो शिव कुमार जी हमेशा अपने गले के लॉकेट में लटका कर रखते थे। शिव कुमार जी ने अगले 7 साल बड़े ठाठ और सम्मान के साथ बिताए। उनकी हर ज़रूरत उनके कहने से पहले पूरी हो जाती थी। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, इस संदूक में जो कुछ भी है वह तुम्हारी सेवा का फल है। मेरे जाने के बाद इसे बराबर बांट लेना। जैसे ही अंतिम क्रियाक्रम संपन्न हुए, तीनों भाइयों ने मिलकर संदूक का ताला तोड़ा। उनके मन में करोड़ों के सपने थे, लेकिन ढक्कन खुलते ही वहां सन्नाटा छा गया। संदूक में कोई धन दौलत नहीं थी, बल्कि उसमें लोहे के भारी टुकड़े और पुराने अखबार भरे हुए थे। अखबारों के ढेर के बीच एक लिफाफा मिला, जिसमें लिखा था, मेरे बेटों, निस्वार्थ सेवा ही असली धन है। मैंने यह संदूक पत्थरों से इसलिए भरा ताकि तुम मुझे पत्थर दिल बनकर सड़क पर ना फेंक सको। इन पत्थरों का बोझ तुम्हें याद दिलाएगा कि रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं बल्कि इंसानियत से होती है। आदर्श, विकास और नितेश शर्म से पानी पानी हो गए। उनके पास रहने के लिए आलीशान मकान तो था, लेकिन विरासत में मिली तो सिर्फ ग्लानि और खाली हाथ। संदूक खुलने के बाद कमरे में पसरा वह सन्नाटा किसी शमशान की शांति से भी ज़्यादा भयानक था। आदर्श, विकास और नितेश की आंखें फटी की फटी थी। उनकी पत्नियां, जो अब तक गहनों और नए घर के सपने देख रही थी, एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। तभी संदूक के सबसे निचले हिस्से में एक छोटा सा लिफाफा और मिला। उसे विकास ने कांपते हाथों से उठाया। उसमें शिव कुमार जी के हाथ से लिखा एक आखिरी नोट और एक बैंक का रसीद नंबर था। नोट पर लिखा था, शायद
तुम लोगों ने पत्थर देखकर हार मान ली होगी, लेकिन शिक्षक कभी अपने छात्रों को बिना अंतिम सबक के नहीं छोड़ता। आदर्श, तुमने मुझे दवा वक्त पर दी क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि मैं तुम्हें जायदाद दूंगा। विकास, तुमने मुझे अच्छा खाना खिलाया ताकि मैं संदूक की चाबी तुम्हें दे दूं। और नितेश, तुमने मेरा साथ दिया ताकि तुम मेरा चहेता बन सको। नोट के पीछे एक पत्ते पर लिखा था, शांति सदन अनाथालय। तभी घर की घंटी बजी। बाहर वही वकील साहब खड़े थे जिन्होंने शिव कुमार जी की मदद की थी। उनके हाथ में कुछ कानूनी दस्तावेज थे। उन्होंने तीनों भाइयों को देखते हुए कहा, शिवकुमार जी जानते थे कि आप लोग यह संदूक खोलते ही एक दूसरे का खून बहा देंगे, इसलिए उन्होंने जीते जी अपनी वसीयत में एक शर्त रखी थी। वकील ने कागज पढ़ते हुए कहा, शिवकुमार जी ने यह मकान और अपनी बची हुई सारी पेंशन शांति सदन अनाथालय के नाम कर दी है, लेकिन उन्होंने आप तीनों को एक मौका दिया है। यदि आप तीनों अगले 1 साल तक इसी मकान में एक साथ बिना लड़े और अनाथालय के बच्चों की सेवा करते हुए बिताएंगे तो 1 साल बाद इस मकान का मालिकाना हक आप तीनों को मिल जाएगा। और यदि आप लड़े या अलग हुए तो यह घर तुरंत ट्रस्ट के पास चला जाएगा। अब तीनों भाइयों के सामने धर्म संकट था। जिस पिता को वे बोझ समझते थे, आज उन्हीं की वजह से उन्हें एक अजनबी छत के नीचे सेवा का नाटक नहीं बल्कि हकीकत में सेवा करनी थी। शुरुआती कुछ महीने बहुत कठिन थे। आदर्श को झाड़ू लगाना पड़ता, विकास को बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता और नितेश को पढ़ाई में मदद करनी पड़ती। धीरे धीरे बच्चों की मासूमियत और शिव कुमार जी की तस्वीरों के सामने काम करते करते उनके दिल पिघलने लगे। ठीक 1 साल बाद वकील साहब फिर आए। उन्होंने एक और छोटा सा लॉकर खोला जो शिव कुमार जी ने बैंक में रखा था। इस बार उसमें पत्थर नहीं थे, उसमें शिव कुमार जी के जीवन बीमा के 50 लाख रुपए थे, जिसे उन्होंने चुपचाप अपनी बचत से बनाया था। वकील ने कहा, शिव कुमार जी ने कहा था कि अगर मेरे बेटे 1 साल में इंसान बन जाएं, तभी उन्हें यह पैसा देना। आज आप तीनों की आंखों में लालच नहीं बल्कि पिता को खोने का असली दुख और पश्चाताप है। यह पैसा अब आपका है। तीनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि पिता ने उन्हें मरने के बाद भी न केवल पैसा दिया बल्कि उनसे बेहतर इंसान भी बना दिया। तीनों भाई शिव कुमार जी की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठकर रो रहे थे। 50 लाख रुपए मेज पर रखे थे, लेकिन आज उन पैसों की चमक उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसुओं को सुखा नहीं पा रही थी। तभी नितेश, जो सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा जिद्दी था, धीरे से उठा और उसने वह नोट वापस उठाया। उस नोट के सबसे नीचे छोटे अक्षरों में एक लाइन और लिखी थी, असली खजाना घर की पिछली दीवार के पास वाली नीम के नीचे दबा है। तीनों भाई हैरान रह गए। क्या अब भी कुछ बाकी था? आधी रात का वक्त था, लेकिन जिज्ञासा और पिता के आखिरी शब्दों के सम्मान में तीनों कुदाल लेकर बगीचे में उस बूढ़े नीम के पेड़ के पास पहुँचे।
काफ़ी खुदाई करने के बाद उनका फावड़ा किसी धातु की चीज़ से टकराया। उन्होंने मिट्टी हटाई तो नीचे एक छोटा सा पीतल का डिब्बा मिला। जैसे ही आदर्श ने उसे खोला, सबकी सांसें थम गई। उसमें सोना चांदी नहीं था, बल्कि उसमें मिट्टी के कुछ पुराने खिलौने, एक फटी हुई छोटी गेंद और 3 छोटे छोटे मिट्टी के गुल्लक थे, जिन पर उनके नाम लिखे थे, आदर्श, विकास, नितेश। उन गुल्लकों के साथ शिवकुमार जी की एक पुरानी डायरी थी। डायरी का वह पन्ना खुला था जिस पर लिखा था, यह वो पैसे हैं जो मैंने तब बचाए थे जब तुम तीनों को साइकिल चाहिए थी। अब तुम्हें कॉलेज की पहली ट्रिप पर जाना था। मैंने कभी अपने लिए नए जूते नहीं खरीदे ताकि इन गुल्लकों में तुम्हारे सपनों के सिक्के डाल सकूं। मेरे लिए मेरा असली खजाना यही गुल्लक थे, क्योंकि इनमें मेरा भविष्य बसता था। विकास ने अपने नाम का गुल्लक उठाया। उसे याद आया कि कैसे उसने बचपन में एक एक पैसे के लिए पिता को तंग किया था, और आज वह उसी पिता को एक एक रोटी के लिए सुनाता था। तीनों भाइयों ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने वह 50 लाख रुपए आपस में बांटने के बजाय उस शांति सदन अनाथालय में एक नया विंग बनाने के लिए दान कर दिए, जिसका नाम रखा गया मास्टर शिव कुमार स्मृति सदन। अब वह घर वर्मा विला या शिव कुमार निवास नहीं रह गया था। अब वह एक ऐसा घर था जहां तीनों भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रहते थे। लेकिन अब वहां कोई सीलन भरा कमरा नहीं था। उन्होंने पिता के कमरे को एक पुस्तकालय बना दिया था, जहां मोहल्ले के गरीब बच्चे आकर पढ़ते थे। हर साल शिव कुमार जी के जन्मदिन पर तीनों भाई उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं। अब वहाँ पत्थर नहीं, बल्कि यादों की महक होती है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि पिता की दी हुई सबसे बड़ी वसीयत पैसा नहीं, बल्कि वह संस्कार थे जिन्हें उन्होंने मर कर भी जीवित कर दिया। अनाथालय के नए विंग का काम शुरू हो चुका था। आदर्श, विकास और नितेश अब रोज दफ्तर के बाहर वहां जाकर ईंटें उठवाते और काम की निगरानी करते। लेकिन नियति ने मास्टर शिवकुमार जी की वसीयत में एक आखिरी पन्ना अभी और खोलना बाकी था। एक शाम जब तीनों भाई पिता के कमरे की सफाई कर रहे थे, तो विकास को अलमारी के पीछे फंसा हुआ एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर किसी का पता नहीं था, बस लिखा था, मेरे बेटों के भविष्य के नाम। कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला। अंदर एक बैंक लॉकर की चाबी थी और एक रसीद जो पूरे 20 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था, मेरे बच्चों, मैंने तुम तीनों के नाम से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF खाता तब शुरू किया था जब तुम स्कूल में थे। अपनी आधी सैलरी मैं उन खातों में डालता रहा। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपनी मेहनत से कमाना सीखो। लेकिन आज जब मैं नहीं रहूँगा, तो शायद तुम्हें अपने बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए पैसों की ज़रूरत पड़े। यह मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चों के लिए छोटा सा उपहार है। जब तीनों भाई बैंक पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वह रकम अब कंपाउंडिंग की वजह से इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उनके बच्चों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित था। आदर्श फूट फूट कर रो पड़ा।
पिताजी ने हमारे तिरस्कार को सहा, हमारी बेरुखी झेली, लेकिन उन्होंने हमारे आने वाली पीढ़ी तक का ख्याल रखा। हम कितने अंधे थे जो उस इंसान को बोझ समझ रहे थे जो खुद पत्थर बनकर हमारी नींव को थामे हुए था। अब मोहल्ले के लोग जो कभी तमाशा देखते थे वे इन तीनों भाइयों की मिसाल देने लगे। विकास ने एक नियम बनाया कि उनके घर में कभी भी सीढ़ियों के नीचे वाला कमरा बंद नहीं रहेगा। उन्होंने उस कमरे को एक प्रार्थना कक्ष बना दिया जहां हर सुबह मास्टर साहब की तस्वीर के सामने दिया जलाया जाता। आज मास्टर शिव कुमार जी के पोते पोतियां बड़े हो गए हैं। वे जब भी अपने दादा जी की तस्वीर देखते हैं तो उनके पिता उन्हें वह खाली संदूक दिखाते हैं और कहते हैं, बेटा जिंदगी में कभी भी किसी को उसकी लाचारी से मत आंकना। यह खाली संदूक हमें याद दिलाता है कि अगर दिल में प्यार ना हो तो सोने से भरा घर भी कब्रिस्तान जैसा है, और अगर अपनों का साथ हो तो मिट्टी का गुल्लक भी कुबेर के खजाने से बड़ा है। समय बीतता गया। अब आदर्श, विकास और नितेश बूढ़े हो चले थे और उनके अपने बच्चे जवान हो गए थे, लेकिन मास्टर शिव कुमार जी का वह पुराना मकान अब केवल एक घर नहीं बल्कि उस शहर के लिए इंसानियत की पाठशाला बन चुका था। आदर्श के बेटे ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे विदेश में सेटल होने के लिए इस घर को बेचने की ज़रूरत है। वैसे भी अब इस पुराने मकान की क्या कीमत है। हमें शहर के पास इलाके में शिफ्ट हो जाना चाहिए। आदर्श के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। उसने बिना कुछ कहे अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे उसी बगीचे में नीम के पेड़ के पास ले गया। उसने मिट्टी हटाकर वह पुराना पीतल का डिब्बा और वह खाली संदूक निकाला जिसे उन्होंने आज भी संभाल कर रखा था। आदर्श ने अपने बेटे से कहा, बेटा इस मकान की कीमत ईंटों और ज़मीन से नहीं, इन पत्थरों से है। तेरे दादाजी ने हमें यह सिखाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी कि जो जड़ काट देता है वह पेड़ कभी फल नहीं देता। अगर आज मैंने यह घर बेच दिया तो मैं सिर्फ मकान नहीं बेचूंगा, मैं अपना वह संस्कार बेचूंगा जिसने हमें इंसान बनाया। बेटे ने जब अपने पिता, चाचा और ताऊ की आंखों में वह चमक और श्रद्धा देखी तो उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि उसके पिता जिस खजाने की बात कर रहे हैं वह बैंक बैलेंस नहीं बल्कि परंपरा है। उसी शाम तीनों भाइयों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उस घर के मुख्य द्वार पर एक नया पत्थर लगवाया जिस पर सोने के अक्षरों में मास्टर शिव कुमार जी का वह वाक्य लिखा था जो उन्होंने अपनी आखिरी रात कहा था, झुकना प्यार में चाहिए, लाचारी में नहीं। घर की असली छत बाप का साया होती है, कंक्रीट की दीवारें नहीं। अब उस घर में कभी सन्नाटा नहीं होता। हर शाम मोहल्ले के बुजुर्ग वहाँ नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं, बच्चे अनाथालय के विंग में खेलते हैं और शिव कुमार जी की तस्वीर मुस्कुराती हुई सबको यह संदेश देती है कि रिश्ते अगर नियत से निभाए जाएं तो खाली संदूक भी खुशियों से भरा रहता है, और अगर नियत में खोट हो तो महल भी वीरान हो जाते हैं। मास्टर शिव कुमार की कहानी आज भी
उस शहर की गलियों में सुनाई जाती है, यह याद दिलाने के लिए कि बाप कभी बोझ नहीं होता। वह तो उस दरख्त की तरह है जो खुद धूप में जलकर अपनी औलाद को ठंडी छांव देता है। पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन मास्टर शिव कुमार जी का वह खाली संदूक आज भी उसी घर के दीवान खाने में एक कीमती शोपीस की तरह रखा था। वह संदूक अब केवल लकड़ी का ढांचा नहीं, बल्कि उस परिवार के लिए एक धर्म ग्रंथ बन चुका था। मास्टर साहब की सबसे छोटी पोती काव्या की शादी तय हुई। घर में उत्सव का माहौल था, लेकिन एक कसक सबको थी कि काव्या के दादा जी इस खुशी को देखने के लिए मौजूद नहीं थे। विदाई के वक्त काव्या बहुत उदास थी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, दादाजी हमेशा कहते थे कि वे मेरी शादी में मुझे दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा देंगे। काश आज वे होते। तभी आदर्श सबसे बड़े भाई को याद आया कि मास्टर साहब ने अपनी पुरानी डायरी में एक जगह लिखा था, जब घर की पहली बेटी की विदाई हो तो संदूक के गुप्त खाने को खोलना। सब हैरान थे। गुप्त खाना? उन्होंने सालों को से उस संदूक को देखा था, पर कभी किसी गुप्त खाने का पता नहीं चला। तीनों भाइयों ने मिलकर संदूक को खाली किया और उसके फर्श को ठोकना शुरू किया। अचानक एक कोने से किक की आवाज आई और संदूक का निचला लकड़ी का हिस्सा सरक गया। अंदर एक मखमल के कपड़े में लिपटा हुआ एक प्राचीन नौलखा हार और एक सोने की कलम रखी थी। साथ में एक छोटी सी पर्ची थी। यह हार मेरी माँ यानी तुम्हारी परदादी का है, जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए बचा रखा था। और यह सोने की कलम उन हाथों के लिए है जो भविष्य की नई कहानियाँ लिखेंगे। मैंने पत्थर इसलिए भरे थे ताकि तुम कीमत और मूल्य के बीच का अंतर समझो। यह गहना तुम्हारी सुंदरता बढ़ाएगा, लेकिन वह खाली संदूक और पत्थर तुम्हारे चरित्र को मजबूत रखेंगे। काव्या की विदाई उसी घर से हुई। उसने वह हार पहना, लेकिन उसने अपने पिता से जिद की कि वह उस खाली संदूक को भी अपने साथ अपनी ससुराल ले जाएगी। जब ससुराल वालों ने पूछा कि इस पुराने संदूक में क्या है, तो काव्या ने गर्व से कहा, इसमें मेरे दादा जी का वह आशीर्वाद है जो मुझे याद दिलाता रहेगा कि अगर परिवार में प्रेम और बड़ों का सम्मान है तो ईंट पत्थर भी सोना बन जाते हैं। यह संदूक खाली नहीं है, इसमें मेरी पूरी विरासत भरी है। मास्टर शिव कुमार जी की वह योजना सफल हुई। उन्होंने अपनी मृत्यु के वर्षों बाद भी अपनी आने वाली पीढ़ी को बिखरने से बचा लिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।